नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन ओनली पर। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे कोशिका तंत्र को देखेंगे। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, कोशिका से संबंधित सभी प्रश्न इसी वीडियो में हल हो जाएंगे आपके। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में समझेंगे पूरा बिल्कुल शुरू से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई है। तो जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की, किंतु इन्होंने मृतक कोशिका की खोज की। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है और इनने मृत कोशिका की खोज की कॉक्सलाइड में, पेड़ की छाल में। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंडी वैन लीeuwenhoek ने की थी। और आपको बता दें, कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई, जिसका अर्थ एक कोष्ठ या छोटा कमरा होता है। कोशिका बहुत छोटी संरचना होती है, एक कोष्ठ या छोटा कमरा जैसा दिखाई देता है सूक्ष्मदर्शी से देखने पर। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। वर्तमान में इसे कोशिका विज्ञान भी कहा जाता है। सभी जीव जंतु वनस्पति कोशिकाओं से बने हैं। कोई भी जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, सभी किससे बने हैं? कोशिका से। एक कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, कैलेमिडोनास व बैक्टीरिया, इन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। कोशिका की उत्पत्ति कोशिका के समूह से मिलकर ऊतकों का निर्माण होता है और ऊतकों के समूह से मिलकर अंगों का निर्माण हो जाता है। अंगों के समूह से मिलकर शरीर का निर्माण हो जाता है। तो शरीर का निर्माण हो जाता है। वर्ष 1665 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया और उनने कोशिका देखी। तो 1674 में एंडी वैन लीeuwenhoek ने तालाब के पानी में जीवित कोशिका जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु को नाम दिया एंडी वैन लीeuwenhoek ने दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। जर्मनी के वनस्पतिक वैज्ञानिक एम.जे. स्लाइडेन ने और जर्मनी के ही जंतु विज्ञान थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका तो इनने स्लाइडेन ने 1838 में पादप कोशिका सिद्धांत दिया था और स्वान ने 1839 में जंतु कोशिका का सिद्धांत दिया था थियोडोर स्वान ने। तो इन्होंने क्या बताया? प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है।
प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। जैसे अभी पिछले बताया था मैंने। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। कोशिका का दिमाग भी केंद्रक को कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। और रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में ओमनी सेलुला ई सेलुला कहा, जिसका अर्थ एक कोशिका के टूटने पर दूसरी कोशिका बनती है। तो थियोडोर स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, पर 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने ये बताया था कि एक कोशिका से टूटने से ही दूसरी कोशिका बनती है। तो उन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है सभी सजीव वस्तुएं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। सभी कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से डिवीजन विधि से बनती हैं, मतलब विभाजन विधि से बनती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा या पीपीएल। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, स्पर्म। मानव शरीर में शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु या ओवम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अब अपन से पूछेंगे वो साइटोलॉजी के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक। जीव विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। आधुनिक साइटोलॉजी के जनक थियोडोर और स्वान। और भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक डॉक्टर अरुण कुमार। मृत कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक। मृत पादप कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। अब आगे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेंगे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एडविन लीeuwenhoek ने की। एडविन लीeuwenhoek ने पहली बार पादप कोशिका में जीवित कोशिका की खोज की थी। अब एडविन लीeuwenhoek ने किस किस की खोज की? तो वो बता दें हम। तो आपसे पूछेंगे एडविन लीeuwenhoek की खोज। तो पहली पादप कोशिका प्याज की झिल्ली इन्हीं ने खोजी। नरगमज शुक्राणु की खोज की ने। जीवाणु की खोज की एडविन लीeuwenhoek ने। प्रोटोजोआ की खोज की, हाइड्रा की खोज की एडविन लीeuwenhoek ने। एडविन लीeuwenhoek की पुस्तक है द सीक्रेट ऑफ नेचर। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपने जंतु कोशिका, अब एक कोशिका है, अब इसके अपन भागों को पढ़ेंगे आगे। तो इसका ये वाला पार्ट है ना जो ऊपर वाला, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वाला पार्ट है, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वाला पार्ट इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी बॉडी है और ये लाइसोसोम होगा और ये प्रोटीन है। तो एक केंद्रक है अपना। अब इन्हीं के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अब जंतु कोशिका देख ली, अब पादप कोशिका देखते हैं। तो इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक केंद्रक है। ये वाला केंद्रक है अपना और अंतः प्रद्रव्य जलगा, ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाली कोशिका झिल्ली हो गई और गोल्जी बॉडी
गोल्जी बॉडी ओ ए वाली, ए तारक का हो गया, और कोशिका इसमें द्रव भरा रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया है ए, और राइबोसोम इस पर रेड सा दिख रहा, ए वाला राइबोसोम है दानेदार। तो इन्हीं के बारे में आगे पढ़ेंगे सारा। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं के अंदर वाले भाग पढ़ना समझना है अपन को। तो इनके अंदर क्या क्या है ये सब देखना है। तो आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली। तो सेल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? ए वाली सेल मेम्ब्रेन है, ए वाली कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली का ए है, ठीक। यह जंतु एवं पादप में दोनों में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली अर्धपरागमय होती है, सेमी परमेबल होती है, ठीक। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना होता है। अब एक कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति को समझते हैं। कोशिका भित्ति कौन सी होती है? एक कोशिका भित्ति है। तो कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में पाई जाती है। यह केवल पादप में पाई जाती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायता करता है। यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करता है। सेल्यूलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति का काम क्या है? पेड़ों को कठोरता प्रदान करना और आकार देना। तो जंतुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो जंतुओं की सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। पादप में सेल्यूलोज की, और जीवाणु में पेप्टाइडोग्लाइकन की, और कवक में काइटिन की। ये याद रखना, ये पेपर में पूछ लेता है कि जंतु में कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की। पादप में सेल्यूलोज की, और जीवाणु में पेप्टाइडोग्लाइकन की, और कवक में काइटिन की। तो आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं केंद्रक। तो केंद्रक ये दिख रहा ना आपको? एक केंद्रक है, ये वाला भाग केंद्रक है कोशिका के अंदर। तो कोशिका के मध्य में एक संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। ये दिख रहा है? हाँ। यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है, क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी उसको नियंत्रण करता है। इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी गया है कई पेपरों में, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि केंद्रक की खोज किसने की। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 में। इसमें डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 70 से 80% प्रोटीन होता है। केंद्रक में
70 से 80% प्रोटीन होता है एक केंद्रक है अपना, और गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए 2 से 3 डीएनए होता है 10%, 2-3% आरएनए और 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। अब कोशिका, इसमें अब देख रहे हैं अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब स्टार्टिंग किया था तब बताया था कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसके बारे में समझते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्राद्रव्य जलिका। देखिए अभी देखा था ना, तो केंद्रक के पास ही दिखा रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है? केंद्रक से नीचे। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वाला, तो इसको अब समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्राद्रव्य जलिका, यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। इसकी खोज कैथ पार्टर, अल्बर्ट कैल्डे और अर्नेस्ट फेलम ने की थी। यह 2 प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्राद्रव्य जलिका, चिकनी अंतःप्राद्रव्य जलिका और खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जलिका। स्मूथ मतलब चिकनी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चिकनी अंतःप्राद्रव्य जलिका समझते हैं। यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा में संश्लेषण में सहायक होता है। तो चिकनी अंतःप्राद्रव्य जलिका है जो लिपिड का निर्माण करती है। इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। चिकनी अंतःप्राद्रव्य जलिका में राइबोसोम नहीं पाए जाते और लिपिड का निर्माण करती है। अब खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जलिका देखते हैं। तो खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जलिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं सीधा। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। यह केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कवक, जीवाणु तथा नीलहरे शैवालों को छोड़कर सभी जीवित कोशिकाओं में अंतःप्राद्रव्य जलिका पाई जाती है। सन 1945 में अल्बर्ट क्लाउड एवं पोर्टर ने अंतःप्राद्रव्य जलिका की खोज की थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आगे देखते हैं अब। ये राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। अभी देखा था अपन ने, अभी देखा था कि ये वाला है ना, ये दाने दिख रहे हैं, ये राइबोसोम के दाने हैं। ये राइबोसोम है, छोटे छोटे दाने। तो यह राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज जॉर्ज ई पेलाडे ने की थी। पेलाडे ने किसकी खोज की? राइबोसोम की। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है राइबोसोम। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। तो आगे बढ़ते हैं।
राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S प्रकार के। तो 70S आकार में छोटे होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। 80S प्रकार के आकार में बड़े होते हैं, विकसित पौधों व जंतुओं में पाए जाते हैं 80S प्रकार की। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपन ने देखा था सेल में तैरता हुआ। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज 1880 ईस्वी में कोलेकर के द्वारा की गई। कीटों की रेखित पेशी में 1890 में अल्टमैन ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया और इन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। 1858 में सी वेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है तथा इनका उभार को किस्टी कहा जाता है। ये जो दिख रहा है ना, इसे किस्टी बोलते हैं। ये उभार दिखते हैं जो, इनके उभारों को क्या बोलते हैं? किस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका का दूसरा बड़ा अंग है। पहला सबसे बड़ा अंग है केंद्रक और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होता है और केंद्रक का भी डीएनए होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। सूत्र करेगा प्रोकैरियोटिक विथ यूकैरियोटिक। तो आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। कार्य क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? कोशिका के भीतर श्वसन व एटीपी का निर्माण करना। एंडोप्लाज्म मतलब एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का निर्माण करती है। एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बड़ा, एटीपी बड़ा है और एडीपी भी होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। एटीपी इज कलेक्ट एज एनर्जी करेंसी। कोशिका श्वसन द्वारा ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अपन ने समझा। अब लाइसोसोम को जानते हैं। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। जैसे अपन समझते हैं गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी पर जो दाने से पाए जाते हैं उन्हें वेसिकल बोलते हैं अपन, और वेसिकल से ही लाइसोसोम बनता है। जैसे ही मतलब ये बड़ा होता है थोड़ा, तो वेसिकल से ही लाइसोसोम बन जाता है। तो लाइसोसोम का निर्माण कहाँ से हुआ? गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी पर वो दाने से पाए जाते थे, उसे वेसिकल बोलते थे, और वेसिकल से क्या बन गया? लाइसोसोम। लाइसोसोम पाचक एंजाइम बाहर निकालता है तो फिर लाइसोसोम कहलाता है।
जैसे ही वेसिकल पाचक एंजाइम निकालने लगता है तो उसका नाम लाइसोसोम हो जाता है। गोल्जी बॉडी पर जो दाने से दिखते थे उसे वेसिकल कहते हैं, और वेसिकल जब एंजाइम निकालता है पाचक एंजाइम तो इसे अपन क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के बारे में समझते हैं। लाइसोसोम की खोज क्रिस्टिन डे डुबे ने की थी। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता तो उस अंग को नष्ट कर देता है लाइसोसोम। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसे इसलिए क्या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम के अन्य नाम क्या क्या हैं? आत्महत्या की थैली, कोशिका का सफाई कर्मी। कोशिका के मतलब लाइसोसोम के अन्य नाम क्या है? एटम बम ऑफ सेल किसे कहेंगे? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। कोशिका का सफाई कर्मी कौन है? लाइसोसोम। तो कोशिका की खोज किसने की? क्रिस्टिन डी डुबे 1955 में की थी। तो इसको आप याद रखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। लाइसोसोम के कार्य जान लेते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन है इसका मुख्य कार्य, मतलब कोशिका को पचाता है अंदर। संलयन, यह पाचक एंजाइम से भरी छोटी थैली जैसा अंग है। लाइसोसोम छोटी थैली जैसा अंग है पाचक एंजाइम। यह कोशिका में टूटे हुए कोशिकांग का भक्षण कर कोशिका की सफाई करते हैं, इसलिए इसे सफाई कर्मी कहा जाता है। लाइसोसोम के फट जाने से कोशिका की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को समझते हैं अब। ये अपनी गोल्जी बॉडी है। इसे क्या बोलते हैं? ये दाने से दिख रहे ये वाले छोटे वाले, तो इन दानों को बोलते हैं अपन वेसिकल। ये वाले दाने दिख रहे इन दानों को क्या बोलते हैं? वेसिकल। तो वेसिकल आगे जाकर लाइसोसोम बन गया था। तो इसके बारे में आप अच्छे से समझते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। गोल्जी का है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी 1858 में। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायता करता है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो गोल्जी कार के बारे में विस्तार से समझते हैं। गोल्जी बॉडी यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। गोल्जी कार का कार्य क्या है? स्त्रावण एवं संचय। तो गोल्जी कार के अन्य नाम है ट्रैफिक पुलिस, यातायात प्रबंधक। आप याद रखना। यह कोशिका में पैकेजिंग में भी सहायता करता है। और गोल्जी कार अनुपस्थित कहाँ कहाँ होता है? तो आरबीसी में अनुपस्थित गोल्जी कार, जीवाणु नीलहर शैवाल में गोल्जी कार अनुपस्थित होती है। तो आगे बढ़ते हैं। तारक काय, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम, तारक काय को सेंट्रोसोम बोलते हैं। यह बेलन जैसी रचना है। यह केंद्रक के पास मौजूद रहती है। यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य है क्या? कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो आगे बढ़ते हैं। रसधानी के
रसधानियों को क्या बोलते हैं और रिक्तका भी बोलते हैं। तो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कैसा लग रहा है। तो रसधानी का नाम क्या है? रिक्तका भी है और इंग्लिश में वैक्यूल्स। रिक्तका की झिल्ली का नाम टोनोप्लास्ट है। रिक्तका के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसका नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट कहाँ होता है हम दिखा रहे हैं आपको। ये रिक्तका यहाँ पर ये झिल्ली होती है ना, यहाँ पर ये झिल्ली होती है तो इसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं। टोनोप्लास्ट रिक्तका की यह निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरे होते हैं जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट्स इत्यादि पाए जाते हैं। रसधानी जंतु कोशिकाओं में छोटी होती हैं, पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं और संख्या जंतु कोशिका में रसधानी की संख्या ज़्यादा होती है और पादप कोशिका में संख्या कम होती है। और साइज जंतु कोशिका में साइज छोटा, पादप कोशिका में साइज बड़ा। रसधानी की खोज किसने की थी? स्पेलेन जेनी ने रसधानी की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। लवक के बारे में समझते हैं अब। तो यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है लवक। लवक कहाँ पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिकाओं में। लवक 3 प्रकार की होती हैं। लवक की खोज 1865 में ई हैकल ने की थी। लवक की खोज किसने की थी? ई हैकल ने। लवक शब्द किसने दिया? सिम्पर ने लवक शब्द दिया था। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक 3 प्रकार की होती हैं। क्रोमोप्लास्ट हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट आवरणीय लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णक लवक, क्लेरोप्लास्ट हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट आवरणीय लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णक लवक। तो हरित लवक को समझते हैं। यह भोजन हरित लवक क्लेरोप्लास्ट यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। इसके अंदर एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। इसी की सहायता से पौधों प्रकाश संश्लेषण करता है। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। हरे रंग पत्तियों में पाए जाते हैं क्या? हरित लवक। हरित लवक पर्णहरण की उपस्थिति के कारण हरे होते हैं। हरित लवक के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पादप अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं आवरणीय लवक को। तो आवरणीय लवक रंगहीन होता है, जड़ों में पाया जाता है। आवरणीय लवक कैसा होता है? रंगहीन और जड़ों में पाया जाता है। यह रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जैसे जड़ों, भूमिगत तना। यह भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक है। अब वर्णक लवक को जानते हैं। वर्णक लवक यह रंगीन लवक होते हैं। यह लवक रंग प्रदान करता है, जैसे
पुष्प, बीज आदि में रंग प्रदान करता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपेन, इसमें वर्णक लवक होता है। गाजर का कैरोटीन, चुकंदर का विटामिन। आगे बढ़ते हैं भाई। कोशिका, तो ये सीलिया और फ्लैजिला, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं। तो ये सीलिया और फ्लैजिला है, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ये जंतु हैं दोनों, ये दोनों क्या हैं? जंतु हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में समान है जो, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दोनों में केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, राजधानी और तारक है। जंतु कोशिका का आकार गोलाकार है और पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। तो जंतु कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं? सीलिया और फ्लैजिला, ये अलग है बिल्कुल। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और लवक पाए जाते हैं, तो ये दोनों अलग हैं। जंतु कोशिका में फ्लैजिला और सीलिया पाया जाता है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, तो ये दोनों याद रखना। अब इसके बाद यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर जानते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक, यह कोशिका आयत विकसित होती है, यूकेरियोटिक पूर्ण विकसित होती है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक भी अविकसित होता है, यूकेरियोटिक में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 27 प्रकार के होते हैं, यूकेरियोटिक में राइबोसोम 80 प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन नहीं होता है, यूकेरियोटिक में कोशिका विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक में श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है, यूकेरियोटिक में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उदाहरण बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं और यूकेरियोटिक के उदाहरण पौधे और जीव। अब प्रीवियस पेपर लगाती हैं। अब प्रीवियस पेपर में जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन वो करती हैं। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट उत्तर है साइटोलॉजी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साइटोलॉजी। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की खोज की? तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो M.J. स्लाइडेन और थियोडोर स्वान है। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में पाई जाती है। पादप कोशिका, वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो वनस्पति कोशिका भित्ति मतलब पादप कोशिका किससे बनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा सेल्यूलोज से। अंतःप्राद्रव्य की सतह पर
उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। तो खुरदरी क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है राइबोसोम। अंतःप्राद्रव्य की सतह पर उपस्थिति के कारण खुरदरी होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उस पर खुरदरा होता है जहाँ राइबोसोम पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर डी राइबोसोम। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका सही उत्तर होगा ए। उसी पर राइबोसोम पाया जाता है, उसी हिस्से में बनता है। राइबोसोम का निर्माण प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। तो इसका सही उत्तर होगा सी। तो इसका सही उत्तर है सी राइबोसोम। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? मतलब कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रिका, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो इसका सही उत्तर है प्लास्टेट, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो इसका सही उत्तर है केंद्रक। तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।